तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में टारगेट मेटल था एक हमारा, एक बैटरी थी, यहां से फोटॉन्स हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। पहले ये बताओ, ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है? सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इसका पॉजिटिव ये है, देखो नेगेटिव ये है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये बैटरी सपोर्ट कर रही है। ठीक है। अब यहां से हमने ये लाइट डाली, तो जो ही हमने लाइट डाली तो हमने ये देखा कि एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी। उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बड़ी लाइट डालने पे ही वेव इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी, हमारी वेव थ्योरी ये कहती है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। वेव थ्योरी में एनर्जी में फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है, एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर हम किसी चीज का, जैसे साउंड का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो हम हाइट बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। तो एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एज पर वेव थ्योरी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी कम कर दें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। देखो ये मेटल है, पहले ये समझो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो क्यों रहा है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर फ्री टू मूव इनसाइड मेटल, लेकिन जो ही मेटल से बाहर निकलना चाहेंगे, दे विल हैव टू फाइट विद बाइंडिंग एनर्जी, मतलब वर्क फंक्शन से फाइट करना पड़ेगा। अगर उनके पास उतनी एनर्जी है तो ये बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट कम आउट। तो हमने ये लाइट डाली, तो वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट अगर आप तेज डाल दोगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है, बात समझ में आई? तो वेव थ्योरी से ये बिल्कुल ही अजीब लगा कि हम फ्रीक्वेंसी अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम कर दो तो लाइट कितनी भी तेज डालते जाओ, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकले। इवन कॉमन सेंस से भी लगता है कि इनको एनर्जी चाहिए, हम दे तो रहे। तो वेव थ्योरी के हिसाब से यहां वेव थ्योरी पहला जो था जहां फेल हुई। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, जबकि हमारा एक्सपेरिमेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था। दूसरा वेव थ्योरी में दिक्कत ये हुई कि टाइम लैग। टाइम लैग प्रॉब्लम क्या थी कि ज्यों ही हम स्विच ऑन करते हैं, ज्यों ही स्विच ऑन करते हैं एकदम से फोटॉन्स बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। जबकि वेव थ्योरी के हिसाब से एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी कम कर दें तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कम हो गई। तो इट शुड टेक इनफ टाइम टू एक्यूमुलेट सफिशिएंट एनर्जी। सोच पा रहे हो पॉइंट ये? मतलब अगर हम कंटिन्यूअस एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एनर्जी इकट्ठा होने में टाइम लगेगा। ऑब्वियसली अगर इंटेंसिटी आपकी हाई है तो टाइम कम लगेगा, लेकिन लो इंटेंसिटी पे तो टाइम ठीक ठाक लगेगा। लेकिन ये भी एक्सपेरिमेंट में गलत हो गया, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इंटेंसिटी काफी कम कर दी, लाइट बहुत ही धीमी कर दी, फिर भी क्विक आपको तुरंत करंट दिखा। एमीटर की रीडिंग और लाइट स्विच ऑफ करने में, स्विच ऑन करने में टाइम लैग नहीं मिला, इवन बिल्कुल भी नहीं मिला। समझ गया ना? वेव थ्योरी के हिसाब से मतलब ऐसे समझो कि ये ऐसा है और इसके अंदर खाली कंटेनर है, खाली कंटेनर है, ये फील करिए। कंटेनर अगर हम यहां से पानी दे रहे हैं, अगर कंटेनर भर गए तो कंटेनर बाहर निकाल लेते हैं, नहीं भरे तो वहीं पड़े रहते हैं। तो अगर रेन कंटिन्यूअस गिर रही होती तो कंटेनर भरने में टाइम लगता, खासकर तब जब रेन की इंटेंसिटी कम होती। पक्का समझ गए? स्टेटमेंट समझिएगा, कंटेनर भर गया तो बाहर निकल जाएगा, नहीं तो अंदर रहेगा।
तो हमने कहा पानी गिर रहा है, तो कभी ना कभी तो कंटेनर भरेगा। तो फर्क ही नहीं पड़ता कि पानी की इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है, कुछ है। इंटेंसिटी कम है तो देर से भरेगा, ज्यादा है तो जल्दी भर जाएगा, भरेगा जरूर। बात समझ में आई? कोई लेना देना नहीं। और इस हिसाब से देयर मे बी सम सिग्निफिकेंट टाइम लैग बिटवीन when the rain starts and when the containers start coming out, क्योंकि कितना टाइम लगा भरने में। लेकिन यहां भी ये नहीं हुआ, क्योंकि भले हमने काफी स्लो रेन कर दी, बिल्कुल स्लो, बहुत फुर्सत से ड्रॉप्स गिर रही हैं, स्टिल निकला तो तुरंत ही करंट आ गया। तो ये कंटिन्यूअस एनर्जी ट्रांसफर को फिर अपोज कर रहा था। फिर ये अजीब लगा कि ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है। तीसरा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे, अब जरा सोचो कि हमने यहां पानी भरा, तो कंटेनर जो बाहर निकलेगा उसमें जस्ट कंटेनर के मुंह तक ही पानी भरा होगा, उससे तो ज्यादा हो नहीं सकता। समझ गए? लेकिन एक्चुअली जो हुआ वो ऐसा हुआ कि दरअसल जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, दे हैड सम एनर्जी, उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी। ऐसा नहीं था कि बाहर निकले और वो रेस्ट पे। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? वो फिक्स थी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से ये पता चला कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी, और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कुछ फिक्स थी, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। मतलब ये था कि जब ये कंटेनर बाहर निकले तो उनमें जो पानी था वो सिर्फ मुंह तक नहीं, उससे ज्यादा था। और इस सब का एक ही सॉल्यूशन है कि अगर पानी ना गिर के पानी के पाउच गिर रहे होते, समझिए, कंटीन्यूअस पानी ना गिर के पानी का पाउच गिर रहा होता, और हमने रूल क्या रखा है कि कंटेनर भरेगा तभी बाहर निकलेगा, और अगर पाउच में जो पानी है वो कंटेनर की कैपेसिटी से कम है, और हम कह रहे हैं कि एक कंटेनर एक ही पाउच ले सकता है, तो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, आप कितने भी पाउच फेंक दो। एक को एक ही पाउच मिलना है, उसमें कंटेनर भरा नहीं, वो बाहर निकला नहीं। समझ गए? अब तो ये तो हो गया, पाउच छोटा हो गया। पाउच अगर बड़ा है, और बड़ा है तो पाउच जो ही गिरेगा तुरंत भर जाएगा, थोड़ी ना इसको टाइम लगेगा। भले ही आप एक सेकंड में एक ही पाउच फेंको, वो जिस पे भी गिरेगा वो तुरंत निकलेगा। या तो गिरा ही नहीं, गिरा तो तुरंत निकला। तो टाइम लैग की भी प्रॉब्लम खत्म हो गई। और तीसरी भी प्रॉब्लम खत्म हो गई कि अगर इसकी कैपेसिटी कुछ है, उस कैपेसिटी से ज्यादा है, लेकिन पाउच तो पूरा भरा है, तो एनर्जी तो उसको पूरी लेनी है। तो अब ये बाहर निकला तो उसके पास एक एक्सेस एनर्जी आ गई ना। तो ये हम इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल ये पानी का कंटिन्यूअस ट्रांसफर नहीं है, वाटर इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ पाउचेस, जिसने फोटोन थ्योरी को जनरेट किया। मतलब इस पूरे का कंक्लूजन ये था, एनर्जी इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड कंटिन्यूअसली। बस सिर्फ ये इकलौता पॉइंट था, मतलब प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को सपोर्ट कर रहा था कि एनर्जी कंटिन्यूअस ट्रांसफर नहीं हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पैकेट के फॉर्म में। वो पैकेट की साइज फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी। ठीक है। तो ये दरअसल पहला हिंट था क्वांटाइजेशन के लिए। पैकेट साइज इक्वल होगी। अब हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं थ्योरी पे। एक मिनट पहले ये समझो कि पूरी पूरी दिक्कत कहां थी। वेव थ्योरी की कंटिन्यूअस एनर्जी ट्रांसफर होने पर दिक्कत थी कि वेव लगातार मिलती जा रही है, एनर्जी कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो रही है। लेकिन वहीं वेव थ्योरी गलत हो गई। ठीक है। तो रियलिटी यह है कि वेव थ्योरी गलत नहीं है। वेव थ्योरी सिर्फ एक ही जगह गलत है कि जब हम एनर्जी ट्रांसफर की बात करेंगे तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगी, पैकेट में होगी। बाकी वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट पूरे सही है।
इसीलिए यहां डुअल नेचर आने वाला है कि कुछ चीजें वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होगी, कुछ चीजें पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन होगी। अब बता रहे हैं ना, ये तो बोला अगर ये रूल रखा जाए तो फिर तो ये भरना क्यों था इसको, वो तो बस एनालॉजी बताई, एक्सप्लेन अभी करूंगा मैं। तो बस ये समझिए कि हमें तीन चीजें एक्सप्लेन करनी है। इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, independent of intensity, cut off frequency, once again independent of intensity। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद बस ये दिमाग में रखिए कि हमें तीन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नाम की चीज ही क्यों थी, ये पानी का पाउच का टाइप का सिस्टम ही क्यों था। दूसरा, ये टाइम लैग की प्रॉब्लम कि इंटेंसिटी कम करने पे टाइम लगना चाहिए लेकिन टाइम नहीं लगा। तीसरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कि ये आया ही क्यों। क्योंकि कायदे से समझिए, अगर कंटीन्यूअस एनर्जी ट्रांसफर होती तो ज्यों ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कट ऑफ के बराबर होती, वो जस्ट बाहर निकल जाता, और जस्ट बाहर निकलता तो 0+ एनर्जी से बाहर निकलता। समझाता हूं फिर से। इसने कहा मेरा वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसने इलेक्ट्रॉन से कहा कि अगर मुझसे बाहर निकलना है तो इतने की एनर्जी लेके आओ। इलेक्ट्रॉन ने कहा ठीक है हम लेते हैं। तो यहां ये लाइट आई, इसने लाइट से कहा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दो। लाइट ने कहा वेट करो हम दे रहे हैं। तो उसने एनर्जी ट्रांसफर करना चालू की। तो अगर वो कंटीन्यूअस ट्रांसफर होती तो किसी ना किसी टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती वो एनर्जी, और ज्यों ही वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती ये बाहर निकलता। तो समझिए तीनों चीजें इसके अंदर शामिल है। पक्का बाहर निकलेगा कंटीन्यूअस एनर्जी ट्रांसफर के हिसाब से, पक्का बाहर निकलेगा, कुछ टाइम लगेगा, और 0+ एनर्जी से बाहर निकलेगा। ये फील आया? सिग्निफिकेंट एनर्जी लेने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यों ही 2 एनर्जी होगी ये बाहर निकल जाएगा। आ गया समझ में? तो एज पर वेव थ्योरी, अगर वेव थ्योरी की बात सही माने तो इलेक्ट्रॉन विल श्योरली कम आउट, मे बी आफ्टर सम टाइम लैग, विथ वेरी स्मॉल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? लेकिन हुआ क्या, ज्यों ही हमने लाइट डाली ये सडन निकला, उसने इंतजार ही नहीं किया एनर्जी के इकट्ठे होने का, तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तुरंत बाहर निकला, पहली प्रॉब्लम आ गई। दूसरा, जब वो बाहर निकला तो वो 0+ एनर्जी से नहीं आया, वो शायद कुछ ठीक ठाक एनर्जी लेके आया। उसका सबूत क्या था कि हमें रोकने के लिए एक स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा। और वैसे आप देखें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन होता, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, तो यहां जो निकलता वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी ले सकता है, जबकि उसके हिसाब से तो 0+ ही मिलेगी। ठीक है? तो ये दूसरा और ऑब्वियसली तीसरा पॉइंट आ गया। तो ऑल्दो वेव थ्योरी गलत है इस फॉर्म में, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि गलती कहां हो रही है। और इन सब से ही ये कंक्लूजन मिला कि एनर्जी ट्रांसफर ऐसे नहीं होता। हां, ये ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन को पूरी चीजें क्लिक कर गई थी, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ चल रहे थे। ठीक है? ऑल्दो वो एक्सट्रीमली जीनियस थे, लेकिन ये प्लैंक पहले कह चुके थे ये बात। ठीक है? कि एनर्जी ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है? तो ये बात पहले कह चुके थे, इन्होंने उसी चीज को और एक्सटेंड किया आगे। फोटोन नाम और पहले दिया जा चुका था कि मे बी लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स की हिंट बहुत पहले से थी। लेकिन एनीवे, तो क्या इसको ठीक किया गया? फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी में क्या है कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ओनली, and size of packet
इज इक्वल टू HF। दूसरा, फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड इंस्टेंटली एंड फुल्ली and one at a time by electrons. और तीसरा, हालांकि ये इसमें यूज नहीं करेंगे, लेकिन फोटॉन्स हैव मोमेंटम, और मोमेंटम h बाय लैम्डा। बाय बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कह सकता हूं मैं इसको। मतलब अभी भी लाइट एक वेव है, लेकिन जब एनर्जी ट्रांसफर या मोमेंटम ट्रांसफर की बात आएगी, एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर की बात आएगी, तब ये पार्टिकल है, अदरवाइज इट इज अ वेव। ठीक है, तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ओनली, तो ये क्वांटाइज्ड है एनर्जी, पहली चीज। दूसरा, फोटोन जब भी किसी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब होगा, तो पूरा का पूरा एक बार में एब्जॉर्ब होगा, और एक बार में एक ही फोटोन एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो फोटोन अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो एक बार में एक ही, और वो भी फुल्ली। पार्शियली फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। और अगर हम ये शुरू के 2 पॉइंट मान लें तो हमारे तीनों केसेस सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला केस क्या था? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का दिक्कत। तो अब अगर आपका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपका HF 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एक बार में एक ही फोटोन एब्जॉर्ब होना है, और उसी की कैपेसिटी इससे कम है, मतलब आप 2 फोटोन एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, दरअसल इसका प्रूफ उतना आसान नहीं है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से है कि एक साथ 2 फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि फोटोन का आपने पढ़ा है ना, डेल्टा H डेल्टा, हाँ, पोजीशन और मोमेंटम। अब देखिए, फोटोन का वेवलेंथ फिक्स है, तो फोटोन का मोमेंटम हमें पता है, तो डेल्टा P डेल्टा X, ये डेल्टा P में एरर ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि फोटोन का मोमेंटम हमें पता है। क्यों? हमें फ्रीक्वेंसी पता है, तो इसमें एरर मैक्सिमम होगी, तो ये फोटोन फिर फैला हुआ होगा पूरे में, तो एक ही जगह पे 2 फोटोन की यूनिक लोकेशन आना असंभव। तो जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, तो हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि एक थ्योरी बना दी गई कि एक बार में एक ही फोटोन एब्जॉर्ब होगा, एक साथ 2 फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। ठीक है, बस इतना समझिए कि कुछ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से लेना देना है इसको। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1.5 के 2 एब्जॉर्ब कर लो, एक ही पाउच आपको मिलना है, और वही कैपेबल नहीं है तो आप कभी बाहर नहीं निकल सकते, ये एनर्जी आपको अंदर ही खत्म कर देनी पड़ेगी। मींस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोटोन आया होगा, एब्जॉर्ब भी किया होगा, और इनकी काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी 1.5, लेकिन यहां जाने पे टैक्स लगता है 2 का, 2 एनर्जी देनी पड़ती है, इसके पास कभी इतनी नहीं होगी, तो इवेंचुअली ये यहीं के यहीं लूज कर जाएगा एनर्जी। पक्का समझ गए? काइनेटिक एनर्जी में ही लूज हो जाएगी, बाहर कभी नहीं निकलेगा। तो अगर आप पहले 10 फोटोन डाल रहे थे, अब 1000 फोटोन भी डाल दोगे, तो 1000 इलेक्ट्रॉन पे गिरेंगे, 1000 वाइब्रेट करेंगे, निकलेगा फिर भी नहीं एक भी, पहले भी नहीं निकल रहा था, अब भी नहीं निकलेगा। मींस आप इंटेंसिटी कितनी भी क्यों ना बढ़ा दो, एक साथ 2 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पे नहीं गिर सकते। ठीक है, तो
पहली समस्या सॉल्व हुई। दूसरी थी टाइम लैग, और टाइम लैग के लिए ही हम ये कह चुके हैं इंस्टेंटली फोटोन अगर गिरा तो इंस्टेंटली ही एब्जॉर्ब होगा। तो अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिराया इलेक्ट्रॉन पे जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये वर्क फंक्शन 2 है, तो ये क्विकली बाहर निकल जाएगा क्योंकि एनर्जी इकट्ठी होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तीसरा हमारा था स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये इंटरेस्टिंग है कि यहां से जब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन का फोटोन डाला तो यहां से वर्क फंक्शन 2 था, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेस देन और इक्वल टू 1। वजह है समझिएगा, बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन पे 3 का फोटोन गिरा और 2 का टैक्स यहां लगना है, लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले कुछ कॉलिजन भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सरफेस इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकले, समझिएगा। क्योंकि जैसे लाइट इस पे गिर रही है, तो ये मान के मत चलिए कि लाइट सिर्फ सरफेस पे गिर रही है, बहुत सारी खाली जगह है, हर 2 एटम के बीच में बहुत जगह खाली होती है। तो ये लाइट जैसे मान लीजिए इस वाले पे गिरी, एक इस वाले पे गिरी, तो जो ये वाला निकला ये तो काइनेटिक एनर्जी 1 ही ले जाएगा क्योंकि इसको कोई कोलिजन नहीं करने। लेकिन ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये बाहर निकलने से पहले कई कोलिजन कर चुका होगा, फिर बाहर निकलेगा। इवन इट मे बी पॉसिबल कि ये बाहर फिर भी ना निकल पाए। ये समझ में आया? क्योंकि कोलिजन करने पे एनर्जी लॉस हुई, और वो लॉस होते होते जब ये सरफेस पे पहुंचा वो एनर्जी 2 से भी कम हो जाए। ये फील आया मैं क्या कह रहा हूं? तो किस्मत वाला हुआ तो जस्ट ये बाहर निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, 0+ एनर्जी से बाहर निकलेगा। और अच्छी किस्मत हुई बिल्कुल कोलिजन नहीं हुए, पूरी एनर्जी लेके गया, इंटरमीडिएट उनके बीच में आएगी। इससे एक और चीज समझ में आ रही है, जरूरी नहीं हर फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाल ही पाए। ये समझ गए? हमने गिराए 1000 फोटोन, 1000 इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, लेकिन सबके सब सरफेस वाले तो है नहीं कि बाहर निकल जाएंगे, कुछ अंदर वालों ने ली है, बाहर निकलने से पहले कोलिजन करेंगे, हो सकता है कोलिजन में एनर्जी लूज हो जाए और वो बाहर ही ना निकल पाए। पक्का समझ गए? दैट्स वाई जो हम काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं वो 0 से 1 के बीच में लिख रहे हैं। बात आई समझ में? और रियलिटी ये है कि 0 के भी चांस बहुत कम है, 1 के भी चांस बहुत कम है। ठीक है, मैक्सिमम तो खाली स्पेस है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन तो काफी कम है, तो सीधे इलेक्ट्रॉन पे टकराए और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए इसके भी चांस कम है, और कई कोलिजन होने के बाद जस्ट 0 से लेके जाए इसके भी चांस कम है। तो हम ओवरऑल कह रहे हैं द काइनेटिक एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 एंड 1। 1 मतलब इन दोनों का डिफरेंस। पक्का समझ गए? तो मैकेनिज्म क्या है? पहले फोटोन इलेक्ट्रॉन पे गिरता है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलने में शायद इसको कोलिजन करने पड़ सकते हैं। तो हो सकता है कोलिजन में एनर्जी लूज कर जाए, या हो सकता है फिर भी बची रहे वर्क फंक्शन की एनर्जी। बची रही तो बाहर निकल आएगा उतने डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो उम्मीद है रेंज समझ में आ गई। और रेंज में जो सबसे तेज है, अगर इस सबसे तेज को रोक दिया तो सब रुक जाएंगे। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने 1 का लगा दिया तो करंट जाना बंद हो जाएगा, बाहर निकलेंगे तो जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं वो वाली चीज, ये बस समझना था आपको। तो अब हम एक्सप्रेशंस हमारे कितने हैं कि HF should be greater than work function for photoelectrons to emit, और काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन और इक्वल टू HF माइनस वर्क फंक्शन। तो V स्टॉपिंग इज इक्वल टू
एच एफ माइनस वर्क फंक्शन बाय ई। ये अगला पॉइंट समझ में आया? न्यूमेरिकल से ज्यादा अच्छे समझ में आता है। एच एफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आती वो 3 आती, और इसको रोकना है तो वोल्टेज 3 वोल्ट का उल्टा लगा दो। जब सबसे तेज रुक जाएगा तो बाकी तो रुक ही जाएंगे, तो रीअब्सॉर्ब होना चालू हो जाएंगे। बस इतनी है थ्योरी इसकी। अब क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम कन्वर्जन फैक्टर याद रखेंगे कि लैम्डा को एनर्जी में बदलना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में बदलना, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो अगर मैं एच की वैल्यू लिखूं कितना, 6.6 इंटू 10 पे, सी 3 इंटू 10 पे 8। क्लियर? वेवलेंथ हम लिखते, अगर वेवलेंथ दी होती एक्स एंगस्ट्रॉन तो वेवलेंथ कितनी आती, लेकिन ये आंसर किस में आता? जूल में। आंसर जूल में आता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो अब आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये वैसे 11th में कर चुके होगे, और ये सिंप्लीफाई करने पे कितना बनेगा? ठीक, तो 12400 बाय एक्स। अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में गिवन है तो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट आ जाएगी। तो या तो आप इतना संघर्ष करो, जो कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम याद कर लेंगे। तो यहां हमने कैलकुलेशन ही याद कर लिया कि कन्वर्जन फैक्टर क्या है। चलो चलो कन्वर्जन फैक्टर हम देख चुके हैं, तो क्वेश्चन देखें। अगर हमारा कैथोड मेटल हैज वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड कट ऑफ लैम्डा। दूसरा, इफ लैम्डा इंसिडेंट is 2000 angstrom, find kinetic energy maximum and V stopping. Find lambda incident. पहला कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। चलो कट ऑफ वेवलेंथ, पहले क्वेश्चन का आंसर, वर्क फंक्शन दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कट ऑफ वेवलेंथ, तो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये करते। लेकिन हम डायरेक्टली लिखेंगे लैम्डा एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 12400 अपॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोटोन की एनर्जी हमें इतनी चाहिए, तो फोटोन का वेवलेंथ कितना चाहिए, तो 12400 अपॉन 3। समझ गए? तो 4 और 33। चलो दूसरा,
पक्का याद आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, तो हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी थी, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में चाहिए। सेकंड में लैम्डा इंसिडेंट ये है, तो एनर्जी इंसिडेंट कितनी है? तो 12400 बाय लैम्डा इंसिडेंट, और ये कितना है? 12400 बाय 2000, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फोटोन की एनर्जी है 6.2, वर्क फंक्शन हमारा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स HF माइनस वर्क फंक्शन 6.2 माइनस 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी से समझ में आया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे तेज वाले को रोकना है, तो 3.2 वोल्ट। वैसे छापने की जरूरत नहीं इसको, क्योंकि ये पहले कर ही चुके होंगे। थर्ड, V स्टॉपिंग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो HF माइनस 5 V स्टॉपिंग, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1 वोल्ट होना चाहिए, है ना यूनिट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, HF माइनस वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, HF 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लैम्डा 12400 बाय 4, 3100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वैसे नहीं भी पढ़ा हो तो फर्क नहीं पड़ता, बस आपको यह ध्यान रखना है हाउ टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एंगस्ट्रॉम। हाँ, किसमें? नहीं, ये इतना सडन होता है ना कि एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होता है। कोलिजन में टाइम लैग नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर। छोड़ो, मैं नहीं सुन रहा हूं। चलो शांत रहिए। सेकंड न्यूमेरिकल, अब हम अगर इसमें यहां पे क्वेश्चन, अगर कैथोड मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लैम्डा इंसिडेंट 3100 एंगस्ट्रॉन and ejected electrons are allowed to move in magnetic field. दो टेस्ला, फाइंड लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस। इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन आया समझ में कि बस नई चीजें क्या जुड़ने लगेंगी कि यहां पे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस। बस मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट आसान होते हैं, कैलकुलेशन गंदे होते हैं। करो, अच्छा चलो ट्राई करो। क्वेश्चन 2 में let us assume that at each collision electron loses 20% of kinetic energy. Now HF is equal to
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electron that suffered no collision also find maximum number of collisions it can suffer before coming out। चलो दो छोटे छोटे क्वेश्चन करो। तो इस वाले केस में मुझे थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा। 12400 बाय 3100 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस उसकी होगी जिसकी काइनेटिक एनर्जी लार्जेस्ट होगी। और काइनेटिक एनर्जी लार्जेस्ट कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम फॉर्मूला लगाएं तो mv बाय bq को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी बाय bq। बस ये फॉर्मूला छापना है। तो देखें छापते हैं। अंडर रूट के अंदर 2 मास 9.1 इंटू 10 पे माइनस 31। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पे माइनस 19 अपॉन बी क्यू। बी 2 टेस्ला इंटू क्यू 1.6 इंटू 10 पे माइनस 19। क्लियर? और ये अब अंदर भेज दें तो इस 2 से ये 2 काट दूं, ये 1.6 अंदर भेज दूं, 9.1 इंटू 10 पे माइनस 31, 1.6 इंटू 10 पे माइनस 19। इसको लिखें तो ये 91 बाय 16 इंटू 10 पे माइनस 12 यही लिखा है। तो 91 बाय 16 का अंडर रूट इंटू 10 पे माइनस 6। ठीक है? तो ये बनेगा 5.6 के करीबन इंटू 10 पे माइनस 6। ठीक है? रूट 5.6 2.4, तो 2.4 माइक्रोमीटर ये हमारा आंसर है। मतलब कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन करने में घबराइए मत। जैसे ये आया, ये 5.7 और 576 24 का स्क्वायर होता है, तो रफली 2.4 के करीबन आएगा। तो 2.4 माइक्रोमीटर इस ऑर्डर की रेडियस होगी। और देखिए सॉल्व करने से पहले हमें ऑर्डर भी पता नहीं होता। हमें नहीं पता था आंसर मीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा या किलोमीटर आएगा। तो सॉल्व करने के बाद पता चला कि काफी छोटी रेडियस है। ठीक है? तो कैलकुलेशन करना सीखिए, बहुत जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेशन नहीं है हालांकि ज्यादा। तो देखो फोटोन गिरा हमारा कितने का? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। वर्क फंक्शन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और क्या ऑर्डर है? पहले फोटोन एब्जॉर्ब होता है, फिर कॉलिजन होते हैं, फिर बाहर निकलता है। तो अगर बिना किसी कॉलिजन के बाहर निकला तो पहले का आंसर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर एक कॉलिजन के बाद बाहर निकला तो ये 20% 4 का नहीं होगा। सोचो, इलेक्ट्रॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी ली, अब ये 20% लॉस हो गया, तो कितनी बची? 6 का 8 गुना 4.8। ये समझ में आया? अब ये इजेक्ट हुआ तो लॉस कितने का हुआ? ये आंसर समझ में आया? आंसर ये आएगा। ये लॉस है वर्क फंक्शन का।
तुम लोगों ने इसी का 80% ले लिया क्या? देखो मान लेते हैं इसका 80% सही होता, इसका अगर इसका 80% लेते तो फिर इसका आंसर इंफिनिटी आता। आता क्योंकि आप 4 का अगर परसेंट लेते जाओगे तो गिरते गिरते कभी जीरो थोड़ी ना होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पक्का बाहर निकलेगा, जबकि हम तो कह रहे थे कि कुछ इलेक्ट्रॉन कॉलिजन के बाद नहीं निकलेंगे बाहर। ठीक है, हालांकि पूरी तरह से सही मॉडल नहीं है कि एग्जैक्ट 20% ही होगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 20% इसका नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता और अब 20% लॉस होता, तो जब बाहर ही निकल गया तो कॉलिजन किस बात का? ये समझ गया ना? ये गलत है कि पहले बाहर निकल गया फिर 20% लॉस हुआ, ये तो गलत है ना। पहले लॉस होगा फाइनली बाहर निकलेगा। तो अब अगर 2 लॉस हो गए तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 20% का लॉस, फिर से 20% का लॉस, तो 0.8 टाइम्स 4.8, फिर से 0.8 टाइम्स, समझ गए? पैंतीस है ना? एक मिनट, सही है ना? 3 पॉइंट कितना था? 84, ये आया। अब ये 3.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ चुका है और अब ये वर्क फंक्शन 2 का लॉस हो रहा है, तो कितनी बची एनर्जी? 1.84। क्लियर? तो सेकंड का आंसर पता नहीं कितना है, 2.8, और थर्ड का आंसर 1.84। उम्मीद है समझ में आया होगा। पहले पूरा फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, एनर्जी आ गई, अब ये बाहर निकलता तुरंत तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस होता, इतनी थी। लेकिन अगर कुछ कॉलिजन करता जाएगा तो वो लॉस बढ़ता जाएगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, तो आंसर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20% लॉस, फिर 20% लॉस, फिर वर्क फंक्शन का लॉस, फाइनली 1.8। लास्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम, तो फॉर इलेक्ट्रॉन टू कम आउट आफ्टर n collisions 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 0.8 टू दी पावर n शुड बी मोर देन और इक्वल टू 2। ये समझ में आया? ये HF, हर कॉलिजन पे एक फिक्स अमाउंट लॉस हो रहा है हाइपोथेसिस के हिसाब से, तो अगर n कॉलिजन हुए तो 0.8 पे n की पावर आएगी, और इतने लॉस होने के बावजूद इसके पास एनर्जी इतनी बचनी चाहिए। तो सॉल्व अब कैसे करेंगे? 0.8 पे n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3। ठीक, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम लॉग से भी कर सकते हैं, n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, बेहतर है लेस देन और इक्वल टू लॉग 1/3 और 0.8, नहीं 0.8 है ना, वन बाय 3 0.8 ये आएगा। क्यों नहीं, वो तो वैल्यू अब निकालेंगे, अभी कहां निकाली हमने। और इसको सॉल्व करेंगे, n इज लेस देन और इक्वल टू लॉग 0.8, 4/5, 1/3, log of 3, log of 5 माइनस log of 4, ये झला। फर्क नहीं पड़ता बेस कौन सा है, ऊपर नीचे अगर लॉग हो तो बेस से फर्क नहीं पड़ता, कट जाएगा वो तो log 10 के आंसर हमें याद है, मुझे तो याद है
4771 0.699 log 4 6020 log बेस 10 की वैल्यूज नहीं याद है? याद होनी चाहिए। ये आया तो ये बना 0.097 4771 तो ये 5 से छोटा आ रहा है, ठीक है ना? 4.7 बाय 0.97 ये 5 से जस्ट छोटा आएगा। इसका मतलब 4 पे बाहर निकल जाएगा, 5 पे नहीं निकलेगा। हालांकि देखो वैल्यू छोटी थी, आप पावर लगा लगा के चेक कर सकते थे, पहले 1 की लगाओ, 2 की लगाओ, 3 की लगाओ, लेकिन मैथमेटिकल तरीका क्या था? लॉग लेके आप सॉल्व करें। तो आंसर आया 4n इक्वल टू 4। क्योंकि ये पूरी वैल्यू 5 से छोटी निकली है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो तो अब हम वापस आते हैं इस पे थ्योरी पे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेने। ये फोटोन गिरे तो देखो पहला है वाई वैक्यूम। यहां हमने वैक्यूम क्यों बनाया? ठीक है, टू अवॉइड कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एयर। क्योंकि अगर कोलाइड कर गया तो वो वहीं से रुक जाएगा, वहां तक शायद जाए ही ना, तो हमने यहां वैक्यूम बनाया। वाई बैटरी, और बैटरी हमने क्यों लगाई? दो वजह है, एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेक करने के लिए, एक और सबसे बड़ी वजह है वी नीड टू कंप्लीट सर्किट। बताओ क्यों? देखो पहली बात तो हमें करंट ही मेजर करना है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट कैसे मेजर होगा? उससे भी बड़ी बात यह है कि मान लो आपने सर्किट कंप्लीट नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन आपके यहां से यहां तो जाएंगे, लेकिन इट विल बी मोर एंड मोर पॉजिटिव, इट विल बी मोर एंड मोर नेगेटिव। अगर आपने सर्किट कंप्लीट नहीं किया तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ये पॉजिटिव हो रहा है, ये खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे रहा है, सोचो। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर इलेक्ट्रॉन को रोकना चालू कर देगा, सोचो। ये खुद ही स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम करने लग जाएगा। बात आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर आपने सर्किट कंप्लीट नहीं किया, देखें हम क्या कर रहे थे, यहां से आए इलेक्ट्रॉन, ये निकले, ये स्लाइड पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन ये घूम फिर के वापस इसी पे आ गए, तो वापस से न्यूट्रल हो गया। तो ये सर्किट कंप्लीट है तो ये हमेशा न्यूट्रल है, और ये हमेशा न्यूट्रल है तो ये खुद नहीं रोक रहा है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने से। लेकिन अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो समय के साथ ये पॉजिटिव होने लगता, और पॉजिटिव होने लगता तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते उनको ये वापस रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करता। तो इवेंचुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली रुक जाता। ठीक है, इफ सर्किट इज ओपन, इज केप्ट ओपन, अगर सर्किट ओपन रखा तो कैथोड विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। with time and eventually photo electric current या effect will stop या process will stop।
as the plate itself will attract electrons. Ejecting. And reabsorbs them. उम्मीद है दूसरा पॉइंट समझ में आया होगा कि हम नहीं चाहते ये समय के साथ पॉजिटिव हो. वी वॉन्ट कैथोड टू रिमेन न्यूट्रल. ये टाइम के साथ न्यूट्रल रहना चाहिए. चलो तीसरा, what happens if V is more than V stopping? पहले तो यहां समझिए, what happens if V is more than V stopping? तो पोलैरिटी देखिए कैसी है. ये बैटरी का नेगेटिव है, ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो बैटरी का ये नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को ही रिपेल करेगा. क्लियर? और जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारा रीएब्सॉर्ब हो जाएगा. मतलब ये होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह रीएब्सॉर्ब हो रहा है. क्लियर? तो ये शायद हमारा फास्टेस्ट है. झल गया? जस्ट V इक्वल टू V स्टॉपिंग मतलब क्या है? जो सबसे तेज है वो इसको टच करके वापस आ जा रहा होगा. ये समझ में आया? जस्ट स्टॉपिंग पे ये यहां से वापस आ जा रहा होगा. क्लियर? और वोल्टेज आप ये बढ़ाते जाओगे और जल्दी रीअब्सॉर्ब होने लगेंगे. ठीक है? जब वोल्टेज ज्यादा है तो ये यहां से आए, यहां और वोल्टेज डबल की बढ़ाया और पास से रीअब्सॉर्ब हो गए और पास से रीअब्सॉर्ब हो गए. मतलब इजेक्ट तो होंगे. इजेक्ट होने में इसका कोई कंट्रोल नहीं है. वो तो फोटोन और मेटल के आपस की बात है. इजेक्ट होने के बाद यहां पहुंचेंगे कि नहीं वो ये रोक सकता है. तो सबसे तेज वाले को रोक दो, सभी रुक जाएंगे. Now what happens if HF is less than 5? तो इसका मतलब क्या है? Electrons are not ejected at all. मतलब वो फोटोन तो एब्सॉर्ब कर रहे हैं लेकिन उनके पास वर्क फंक्शन को तोड़ने लायक एनर्जी नहीं है, तो वो एनर्जी अंदर के अंदर खत्म हो जा रही है. पहुंच जा रहे हैं मतलब जस्ट टच किए, इसने फोर्स लगाया ना उल्टी तरफ, तो फास्टेस्ट आया वो यहां स्पीड 0 आई, वापस आ गई.
अगला वेरिएशन ऑफ फोटो करेंट विथ इंटेंसिटी। तो ये करंट है, इंटेंसिटी है। कैसा ग्राफ बनता है इसका? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्योंकि इंटेंसिटी अगर जीरो होगी तो करंट होगा ही नहीं, क्योंकि हमने फोटोन फेंके ही नहीं। दुगने फोटोन फेंकोगे, दुगने इलेक्ट्रॉन पे गिरेंगे, दुगने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ फोटॉन्स, ग्रेटर इज फोटो करंट। वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन है, ये एक्सपेरिमेंटल है। फोटो करंट रिमेन्स कांस्टेंट विथ फ्रीक्वेंसी, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। फोटो करंट की वैल्यू क्या है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी, निकलेगा या नहीं निकलेगा वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। हाँ, कौन से बैच की? अब आ रही हो? मैं नहीं समझा। अभी सुबह की चल रही है तो थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसका, तो तुम समझ में तो आएगा नहीं तो नीचे ही बैठो, इससे अच्छा सेकंड क्लास में आ जाना। हाँ, तो करंट का इंटेंसिटी के साथ ग्राफ, करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरिएशन ऑफ करंट विथ वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। ये थोड़ा सा अलग होता है। 0 वोल्ट पे भी कुछ ना कुछ करंट होगा। पहले ये समझिए कि अगर हम वोल्टेज ना भी लगाएं, अगर हम वोल्टेज ना भी लगाएं तो भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे होंगे। अब अगर आप वोल्टेज बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के निकल यहां तक पहुंचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका ये वोल्टेज सपोर्ट कर रहा है, तो बढ़ेगा। लेकिन बढ़ते बढ़ते ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ऐसा क्यों, हॉरिजॉन्टल क्यों हुआ? इसे सैचुरेशन फोटो करंट कहते हैं। हर वो जो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकला है, आप हर इलेक्ट्रॉन को खींच लिए। समझिए, इससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, अगर आपने हर इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, ये नए इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं सबके सबको कैथोड को एनोड पे भेज दे। तो हम ये वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट बढ़ता जाएगा, लेकिन उसकी एक लिमिट है। जब सबके सब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, अब नए इलेक्ट्रॉन तो पैदा होने नहीं है, तो करंट स्टडी स्टेट या सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा। क्या? अब बढ़ाने पे कोई अंतर नहीं, एक लिमिट के बाद आप कितना भी बढ़ा दो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने निकलने हैं वो इसकी मर्जी है। वो यहां पहुंचने हैं या नहीं पहुंचने वो इसकी मर्जी। तो अगर ये सपोर्ट कर रहा है तो हेल्प कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? सबके सबको भेज देगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। और जब नेगेटिव साइड है, तो नेगेटिव साइड ये हमारा एक पर्टिकुलर वोल्टेज है, जिसके बाद फोटो करंट कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे फास्ट है उसको ही रोक दिया। तो ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट। और समझ गए, ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे है।
यहां वोल्टेज अपोज कर रहा है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसा है जिसपे सभी रुक गए, एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पे नहीं पहुंचा। जनरली क्वेश्चन ऐसा आता है इसी फिगर पर से, एक इस तरह, एक इस तरह, F1 I1 F2 I2, क्या रिलेशन है इनमें? क्या कह सकते हो? दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो इससे क्या कह सकते हो? V स्टॉपिंग 1 इज इक्वल टू V स्टॉपिंग 2, तो HF1 माइनस फाइव HF2 माइनस फाइव सेम है, मतलब F1 इक्वल टू F2, तो फ्रीक्वेंसीज तो दोनों की बराबर है, फिर क्या डिफरेंट है? इसका करंट ज्यादा है तो I2 इज ग्रेटर देन I1। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये F1 F2 I1 I2, I1 I2 तो दिख रहे हैं बराबर है, F1 और F2 में कौन बड़ा है? F2, ठीक है, ऐसा ना करके मैं ऐसे कर देता हूं सो दैट समझ में आए, ऊपर वाला F2 ये नीचे वाला F1, ठीक। हाँ, क्या करंट और, हाँ क्यों? हाँ मतलब ये ऐसे मान लो, लो डॉटेड करो उसको, बेहतर, ठीक है ना, कि इनिशियली डॉटेड है, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद ग्राफ बनेगा, जो भी बनेगा ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो। चलो, तो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, find effect on V stopping, kinetic energy max and current if intensity is doubled, frequency is doubled। क्वेश्चन 2, बस आपको यह बताना है बढ़ेगा डबल हो जाएगा कि नहीं होगा, बढ़ेगा घटेगा, यह बताना है। प्लॉट ग्राफ बिटवीन
V stopping and frequency for given work function. और मतलब इसका है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, यहां इंटेंसिटी कांस्टेंट। चलो थ्योरेटिकली थे, इतना टाइम काय में लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में इंटेंसिटी डबल तो करेंट डबल, बाकी हाँ V stopping and kinetic energy maximum they will remain same because they depend on frequency। ठीक है, इसका मतलब हम ग्राफ वही बनाते तो ये कुछ पहले ऐसा था, अब इंटेंसिटी डबल कर दी, करंट हमारा डबल हो गया I से 2I। क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रीक्वेंसी डबल की, करंट कांस्टेंट है, करंट सॉरी इंटेंसिटी कांस्टेंट मतलब करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमने डबल कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग और काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या हो गए? बिल्कुल गलत है। इंक्रीज हो गए ये तो सही है, डबल हो गए वो गलत है, ये मोर देन डबल हो जाएंगे। बताऊं क्यों? काइनेटिक एनर्जी HF माइनस फाइव था, अब नया K H इंटू 2F माइनस फाइव, इसी को 2HF माइनस 2 प्लस 5 लिखूं, इसी को 2K प्लस 5 लिखूं। ये समझ में आया? क्योंकि HF वाला टर्म डबल हो गया, अगर ये भी डबल हो जाता तब जाके डबल होता। तो ये -5 को -2 प्लस 5 लिखा,
ये डबल से ज्यादा। समझ गए? और काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ईवी स्टॉपिंग ही तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है। तो एक जितने टाइम्स होगा दूसरा भी उतने टाइम्स होगा। तो आंसर क्या आएगा? मोर देन डबल। ठीक है? चलो अगले में प्लॉट ग्राफ बिटवीन वी स्टॉपिंग एंड फ्रीक्वेंसी। तो ई वी स्टॉपिंग इज इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। तो वी स्टॉपिंग एच बाय ई एफ माइनस फाइव बाय ई। इसको y पे लिखें, इसको x पे लिखें तो स्ट्रेट लाइन बनी, लेकिन स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 5 बाय ई। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 बाय ई माइनस 5 बाय ई, और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 बाय h। ये कुछ ऐसा बना। आया समझ में? और ये स्लोप आया tan इनवर्स h बाय ई। वी स्टॉपिंग का काय के साथ है? फ्रीक्वेंसी के साथ। और देखो स्लोप यूनिवर्सल कांस्टेंट है h बाय ई। h और e दोनों कांस्टेंट। x इंटरसेप्ट कितना आया? 5 बाय h। ये कोऑर्डिनेट। डॉटेड लाइन समझ में आ गई? क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर इससे कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का सेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेंगे, इसीलिए डॉटेड। और ये इंटरसेप्ट हाँ। तो अभी तक मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना के बराबर कुछ भी नया बताया है। अगली क्लास में हम कुछ नई चीजें देखेंगे। तो फिलहाल आपका जो 11th का पार्ट है वही है DCT 1 along with theory। 100% theoretical DCT है DCT 1। ठीक है? तो DCT 1 काफी जल्दी हो जानी चाहिए। 27-28 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन में 1 मिनट लगेगा मुश्किल से। हाँ, लेकिन कोशिश करिएगा पूरी DCT सही निकले, क्योंकि थ्योरेटिकल है पूरा। उसके पहले मैं चाहूंगा थोड़ी थ्योरी पढ़ लो। अब थ्योरी आपकी मर्जी, एनसीईआरटी से पढ़ें या बुकलेट से पढ़ें, दोनों में एक सा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी से पढ़ लो, एक काम हो जाएगा। एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ो और सीधे ये क्वेश्चन लगाना चालू कर देना DCT 1 के। ठीक है? चलो मिलते हैं फिर। हाँ, अगली क्लास, 1 मिनट, अगली क्लास में मैं मान के चलूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिक्स आपको पता है, तो हम इसको और एडवांस वाला पढ़ेंगे। अब इसमें 11th वाले लॉजिक कम यूज होंगे। ठीक है? हम 12th वाले लॉजिक इंट्रोड्यूस करेंगे, और पुराने लेक्चर्स के मैं छोटे छोटे बेसिक्स यूज करूंगा, थोड़े बहुत बेसिक मैं यूज करूंगा, सो दैट आप चैप्टर से लिंक कर पाए आपस में। ठीक है? तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में DCT 2 के साथ। ये कहां बंद करना है?